हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असय एजुकेशन। आज हम करेंगे 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बसंत का 8वां चैप्टर शाम एक किसान। ये जो कविता है वो लिखी गई है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने इस कविता में क्या बताया है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस कविता का सारांश क्या होगा, ताकि ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। तो उनको ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो ये शाम जो है वो एक किसान हो, और इस कविता में जो पहाड़ है उसको किसी किसान की तरह बैठा हुआ दिखाया गया है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि जो पहाड़ है वो तो निर्जीव है, उसको सजीव बताया गया है। और जो आकाश है उसको साफे के रूप में दिखाया गया है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जो पहाड़ है उसने क्या कर रखा हो, आकाश रूपी साफे को बांध लिया हो। तो जो पहाड़ रूपी किसान है उसने आकाश रूपी साफे को बांधा हो, ऐसा प्रतीत होता है। और जो पहाड़ होते हैं उसके नीचे जो नदी बहती है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे उसके घुटनों पर चादर की तरह नदी पड़ी हो। तो जो पहाड़ है वो तो किसान के समान प्रतीत हो रहा है, तो ये किसान जो है उसके घुटनों पर ऐसा लग रहा है कि चादर की तरह नदी जो है वो पड़ी हो। तो यहाँ पर नदी को चादर के समान बताया गया है। तो इन सब में उपमा अलंकार है। और जो सूरज है उसको चिलम बताया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो सूरज है वो चिलम की भांति सामने रखा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि जो पहाड़ रूपी किसान है वो चिलम पी रहा हो, हुक्का पी रहा हो। तो जो हुक्का होता है उसमें चिलम लगाई जाती है, जिसमें तंबाकू वगैरह डालते हैं और लोग पीते हैं इसको। तो जो सूरज है वो चिलम की भांति सामने रखा हुआ प्रतीत हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जो पहाड़ रूपी किसान है वो सूरज रूपी चिलम को पी रहा हो। और समीप ही जो पलाश के जंगल हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे जलती हुई अंगीठी हो। तो जो पलाश के फूल होते हैं एकदम लाल होते हैं, जैसे कि अंगीठी जलती है तो उसमें जो अंगारे निकलते हैं, जो कोयले जलते हैं तो बिल्कुल लाल लाल दहकते हैं। तो जो पलाश का जंगल है उसमें बहुत सारे फूल हैं लाल लाल, तो ऐसा लग रहा है कि जलती हुई अंगीठी हो। और अंधकार दूर पूर्व में ऐसा दिखाई दे रहा है। तो पूर्व दिशा में जो अंधकार है वो ऐसा लग रहा है मानो भेड़ों का समूह हो। जो भेड़ें हैं बहुत सारी होती हैं, तो ऐसा लग रहा है भेड़ों का समूह हो। अचानक क्या होता है, मोर के बोलने की आवाज़ आती है। तो ऐसा लगता है जो मोर है वो उसको बुला रहा हो, किसी ने उसको आवाज़ दी हो। तभी क्या होता है, जो पहाड़ है वो क्या होता है, एकदम अचानक आवाज़ सुनकर हड़बड़ा जाता है, एकदम अचंभित हो जाता है। तो क्या होता है, उसके हाथ से जो चिलम होती है वो गिर जाती है। मतलब जो सूरज होता है वो औंधे मुँह गिर जाता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे चिलम औंधे मुँह गिर गई हो, क्योंकि सूरज जो है वो डूब रहा है। तो यहाँ पर जो सूरज है डूबता है, तो ऐसा लग रहा है कि जो चिलम है वो औंधे मुँह गिर गई हो और धुआं उठने लगा हो उससे, और जो अंधकार है वो छा गया हो। तो ये था इस कविता का सारांश। अब हम तो आइए देखते हैं ये कविता क्या है। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। तो पहले हम करेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं और इन पंक्तियों में क्या बताया गया है। तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित कविता शाम एक किसान नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इन पंक्तियों में जो कवि हैं उन्होंने जाड़े की शाम का प्राकृतिक जो दृश्य है उसका चित्रण किया है। तो इन पंक्तियों में जाड़े की शाम का प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया गया है। अब हम करेंगे इसकी व्याख्या। तो आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। तो जो यहाँ पर कवि हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो जाड़े की शाम है उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि पहाड़ है वो किसी किसान के रूप में घुटने मोड़े निश्चिंत भाव से बैठा हो। तो पहाड़ किसी किसान के रूप में घुटने मोड़े निश्चिंतता से बैठा हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जो पहाड़ है वो किसान है। तो यहाँ पर जो पहाड़ है उसका मानवीकरण किया गया, तो उसको मानव बताया गया। तो यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार है। तो यहाँ पर जो निर्जीव चीज़ है उसको सजीव बता दिया गया। तो जहाँ पर निर्जीव चीज़ को सजीव बताया जाता है वहाँ पर होता है मानवीकरण अलंकार। तो पहाड़ किसी किसान के रूप में प्रतीत हो रहा है जो कि घुटने मोड़े हुए बिल्कुल शांत भाव से बैठा हो। और सामने क्या है, सूरज है। तो ऐसा लग रहा है कि सामने जो सूरज है वो चिलम हो।
तो सूरज को यहाँ पर क्या बताया गया, चिलम की भांति बताया गया, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो सामने जो सूरज है बिल्कुल चिलम की भांति प्रतीत हो रहा है और ऐसा लग रहा है जो ये पहाड़ रूपी किसान है वो सूरज रूपी चिलम को पी रहा हो। और जो पहाड़ होते हैं उसके नीचे नदी बहती है, तो जो पहाड़ है वो क्या है, किसान के रूप में दिखाया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि जो किसान है अपने घुटने मोड़ के बैठा हो और जो घुटने हैं उसके नीचे क्या हो, जो नदी रूपी चादर हो वो फैली हो। तो उसके घुटनों पर बह रही नदी देखकर ऐसा लगता है मानो सफ़ेद चादर घुटने पर पड़ी हो। पास में ही जो पलाश का जंगल है, पलाश के जो फूल होते हैं वो लाल लाल होते हैं, तो ऐसा लग रहा है लाल लाल जो फूल हैं ऐसा लग रहा है कि अंगीठी दहक रही हो। तो समीप में स्थित जंगलों में पलाश के लाल लाल फूल दहक रही अंगीठी के समान प्रतीत हो रहे हैं। और जो पूर्व दिशा है वहाँ पर जो अंधेरा है बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि भेड़ों का समूह हो। तो पूर्व दिशा में धीरे धीरे बढ़ता हुआ जो अंधेरा है वो भेड़ों के समूह सा प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो पहाड़ हैं उनको किसान के रूप में दिखाया गया है और जो आकाश है वो साफे के समान प्रतीत हो रहा है और जो घुटने पर नदी है, मतलब जो नीचे नदी बह रही है वो सफ़ेद चादर के समान प्रतीत हो रही है और जो पलाश के लाल लाल फूल हैं वो दहकती हुई अंगीठी के समान प्रतीत हो रहे हैं और जो पूर्व दिशा में अंधेरा है वो भेड़ों के समूह के समान दिखाई दे रहा है। आगे कहा गया है, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित कविता शाम एक किसान नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इन पंक्तियों में जो कवि हैं उन्होंने सूर्य जो अस्त होता है, सूर्यास्त के प्राकृतिक दृश्य का काल्पनिक वर्णन किया है। तो यहाँ पर ये बताया है कि जो सूर्य है जब डूबता है तो उस समय का जो प्राकृतिक दृश्य है वो कैसा होता है। तो इन पंक्तियों में सूर्यास्त के प्राकृतिक दृश्य का काल्पनिक वर्णन किया, उन्होंने कल्पना की है। तो आइए देखते हैं कि इसका जो अर्थ है, इसकी जो व्याख्या है वो क्या होगी। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? तो क्या होता है जब शाम होती है मोर बोलता है तो ऐसा लगता है, उन्होंने कल्पना की कि ऐसा लगा जैसे किसी ने, जो किसान है उसको आवाज़ दी हो। तो कोई अचानक से आवाज़ देता है तो क्या होता है, हम घबरा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। तो जो आवाज़ थी जब किसान को किसी ने दी तो किसान क्या हुआ, एकदम हड़बड़ा कर उठता है। तो क्या होता है, जो चिलम होती है, मतलब जो सूरज है उसको चिलम माना गया है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे चिलम है वो औंधे मुँह गिर गई हो, मतलब जो सूर्य है वो अस्त हो रहा है यहाँ पे। तो जो कवि हैं उन्होंने कल्पना की है कि जो चिलम है, ऐसा लगता है जो किसान उठा हड़बड़ा के मोर की आवाज़ सुनकर, तो चिलम है वो उलट जाती है। तो उससे क्या होता है, धुआं उठने लगता है और ऐसा लग रहा है जैसे कि जो चिलम है वो औंधे मुँह गिर गई हो, उससे धुआं उठने लगा हो, अर्थात चिलम के रूप में सूर्य जो है वो अस्त हो जाता है। तो सूर्य जो है वो अस्त हो रहा है यहाँ पर और धुएं के रूप में जो अंधकार है वो चारों दिशाओं में व्याप्त हो जाता है, फैल जाता है। इस प्रकार सूर्यास्त के साथ ही क्या होता है, शाम जो होती है वो रात में बदल जाती है। सूरज डूबा, अंधेरा छा गया, सूरज डूब जाता है, अंधेरा छा जाता है। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं उन्होंने बताया है कि जब शाम होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे मोर बोला और मोर के बोलने से जो किसान है, जो पहाड़ रूपी किसान है, वो एकदम घबरा कर हड़बड़ा कर उठ कर बैठा। तो क्या हुआ, जो चिलम थी उसके हाथ में वो औंधे मुँह उल्टे मुँह गिर गई हो, मतलब जो सूर्य है वो अस्त होने लगा और सूर्य के अस्त होने से क्या हुआ, जो धुआं है चारों ओर फैल गया, मतलब जो चिलम गिरी। तो जो कवि हैं उन्होंने कल्पना की, जो चिलम गिरी औंधे मुँह उल्टे मुँह जब चिलम गिरी तो उससे क्या हुआ, धुआं निकलने लगा और जो धुआं निकला उससे चारों दिशाओं में अंधेरा व्याप्त हो गया, अंधेरा फैल गया। इस तरह सूर्यास्त के साथ ही क्या हुआ, जो शाम है रात में बदल जाती है। तो यहाँ पर हमारी जो कविता है वो ख़त्म हो गई और इन पंक्तियों में जो कवि हैं उन्होंने जाड़े की शाम का प्राकृतिक जो दृश्य है उसका चित्रण किया है। मानवीय अलंकार है और उपमा अलंकार है। तो बच्चों, आप इस कविता को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।